नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भदौरिया है और आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग अपने जो डेटा फ्रेम्स हैं उनके डेटा को CSV फाइल में किस तरीके से ले जाते हैं या किसी दूसरी फाइल में किस तरीके से लेकर जाते हैं। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पांडास लाइब्रेरी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने डेटा फ्रेम्स और सीरीज़ के बारे में पढ़ा कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल डेटा को हैंडल करता है, डेटा फ्रेम्स 2 डायमेंशनल डेटा को हैंडल करता है। अब अगर इन्हीं डेटास को हमको किसी CSV फाइल यानी कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की फाइल में ले जाना है और जिसको हम बाद में एक्सेल में भी रीड कर सकते हैं, तो डेटा फ्रेम के डेटा को कैसे हम CSV फाइल में ले जाएं और CSV फाइल से कैसे हम डेटा फ्रेम में लेकर आएँ, इस चैप्टर में हम लोग इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग इसमें यह भी देखेंगे कि SQL कमांड्स के साथ हम डेटाबेस टेबल के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो भी पाइथन के थ्रू। मतलब पाइथन के थ्रू हम डेटा को राइट करेंगे किसी डेटाबेस में, जिसके लिए हम लोग SQLite 3 का प्रयोग करेंगे और उस डेटाबेस से SQL के थ्रू हम लोग पाइथन में डेटा कैसे लेकर आएंगे। ये दो चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहली चीज़, किस प्रकार से हम फाइल में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं और फाइल से डेटा को लेकर आते हैं। दूसरी चीज़, किस प्रकार से हम डेटा को किसी SQL में लेकर जाएंगे और वहाँ से हम डेटा को वापस रिट्रीव करेंगे। ये दो चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं। डेटा फ्रेम्स और CSV फाइल के बीच में जो डेटा का ट्रांसफ़र है, उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो हमारा डेटा फ्रेम होता है उसका जो स्ट्रक्चर है वो एक प्रकार से टेबलर डेटा कह लीजिए आप उसको। टेबलर मतलब रो और कॉलम के फॉर्म में। जब हम उसको CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब जैसे किसी नोटपैड टाइप की फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हर जो जैसे ये वैल्यू है रोल नंबर, नेम और मार्क्स, तो रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, इस तरीके से डेटा स्टोर हो जाता है। फिर ये 101 कॉमा रमेश कॉमा 77.5 ये इस तरीके से स्टोर हो जाता है। यानी कि डेटा फ्रेम की हर रो यहाँ पर एक लाइन बन जाती है और उसमें हर शब्द या कह लीजिए हर डेटा कॉमा से सेपरेटेड रहता है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं CSV फॉर्मेट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फॉर्मेट। क्लियर है? तो टेबल की हर एक रो CSV फॉर्मेट में एक रो होती है, वो भी लाइन के फॉर्म में, और टेबल की हर एक रो की जो फील्ड वैल्यू है वो कॉमा करके एक एक करके एक साथ लिख दी जाती है। तो CSV फॉर्मेट की कुछ जो मीन्स कैरेक्टरिस्टिक हैं या कह लीजिए कि वो हमारे लाभ कह लीजिए, बेनिफिट्स कह लीजिए, वो निम्नलिखित हैं कि एक साधारण, कॉम्पैक्ट और सर्वव्यापी फॉर्मेट होता है। मतलब इस फॉर्मेट को आप कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने प्रोग्राम में ओपन करके देख लीजिए, चाहे तो आप इसको एक्सेल पे ओपन करके देख लीजिए। और डेटा को इंटरचेंज करने का एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में बहुत ही कॉमन फॉर्मेट होता है ये। और ये एक प्रकार से स्प्रेडशीट प्रोग्राम जैसे एक्सेल वगैरह पर भी इसको खोला जा सकता है। और ये सभी प्रकार के स्प्रेडशीट और डेटाबेस के साथ CSV फॉर्मेट को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करता है। मतलब कैसा भी डेटाबेस हो, आपको डेटा को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो आपको CSV फॉर्मेट में ले ही जाना पड़ेगा। CSV से डेटा फ्रेम में डेटा कैसे लोड किया जाए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे जो CSV फॉर्मेट है वो एक प्रकार का टेबलेट फॉर्मेट होता है। अगर एक्सेल में खोल के देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, अगर नोटपैड में खोलेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। मतलब हमारा जो CSV फॉर्मेट है नोटपैड में भी हम खोल सकते हैं और हम इसको एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इनका व्यू रहता है अगर हम अलग से इन फाइल्स को ओपन करना चाहें तो। CSV से डेटा फ्रेम में डेटा को कैसे रीड करें, पहले हम लोग इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि हमारा कोई एक CSV फाइल है EMP, ये मेरे पास बनी रखी है, मैं आपको इस पे दिखाऊंगा। यहाँ मैंने जो आपको पाथ दिया है, ये मेरा पाथ पुराने कंप्यूटर का है जिस पर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई थी, और जिस पर वीडियो बना रहा हूँ वहाँ थोड़ा सा पाथ चेंज है। डेटा की जगह मैंने माई डेटा नाम से फोल्डर बनाकर रखा हुआ है। तो हम लोग अभी इसको देखते हैं। तो मेन इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ से पेन उठा लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। फिर आपने एक डेटा फ्रेम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। पांडास की लाइब्रेरी का जो नेम स्पेस है उसमें हम लोग इस फंक्शन को प्रयोग करेंगे, read_CSV। ये फंक्शन है जो हमें किसी CSV फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम में लाने का जो अवसर है वो प्रदान करती है। और इस फंक्शन के अंतर्गत हम लोग वो दे देंगे जहाँ पर हमारा CSV फाइल रखी हुई है, वहाँ का पूरा पाथ।
सी ड्राइव से लेकर जहाँ पर भी आप रखें, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पर भी उसके अंदर जो फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, वो हमें इस फॉर्मेट में देना पड़ेगा। पाथ आपका जो रहता है वो सिंगल स्लैश के साथ रहता है जब आप विंडोज़ पे काम करें, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में काम करते हैं, चूंकि हम उसको मैसेज के फॉर्म में दे रहे हैं, और इसमें क्या होता है कि एक स्लैश आपका कैरेज रिटर्न बन जाता है, तो दूसरा स्लैश आपका इस फॉर्मेट में काम करता है। तो क्या होगा कि इस emp.csv में जो भी डेटा है वो डेटा फ्रेम के रूप में कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, emp डेटा में। अब जब मैं इस emp डेटा को प्रिंट करूंगा तो मुझे डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में ये पूरा का पूरा आपका जो मैटर है वो मिल जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं एक बार। हमने पाइथन ओपन किया, और एक बार मैं आपको साथ ही साथ ये भी खोल के दिखा देता हूँ कि हमारा जो फाइल पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है। मैंने सी ड्राइव पे इस फाइल को रखा हुआ है माई डेटा में। माई डेटा के अंदर emp नाम से फाइल है, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखिए, यहाँ पर इतना सारा डेटा है इसका। क्लियर है। अभी मैंने इसके ऊपर ये कुछ भी नाम वगैरह नहीं रखा है, इनकी हेडिंग नहीं दे रखी है, तो मैं इसकी हेडिंग यहाँ पर दे लेता हूँ। यहाँ पर emp id, यहाँ पर नेम, एज, सिटी एंड सैलरी, ये मैंने देके ऐसे कर दिया। इसको मैं सेव करके बंद कर देता हूँ, और .csv फाइल ओके, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देता हूँ, यस। अब मैं पाइथन पे जाऊँगा, जो मैंने अपना पाइथन का वो खोल के रखा हुआ है। ये यहाँ पर सबसे पहले मैं करूँगा import pandas spd सॉरी, ये पांडास हमारा इंपोर्ट हो गया। उसके बाद अब मेरा काम है कि मुझे डेटा को लेकर आना है अपने डेटा फ्रेम में, ठीक है। तो हम लोग जो ये नीचे वाला आप जो देख रहे हैं emp डेटा इक्वल टू pd.read csv, अब हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो आइए इधर आते हैं। हमने लिखा है यहाँ पर कुछ भी डेटा फ्रेम df ले लेते हैं इक्वल टू, और फिर हमने किया pd.read_csv, जो फंक्शन है वो csv है, इस तरीके से read_csv। इसके अंदर हम वो पाथ पास करेंगे जिस पाथ पर हमने अपना जो emp फाइल है वो रख रखी हुई है। ये देखिए, ये जो फाइल है हमारी, कहाँ गई ये फाइल, सॉरी वो मैंने बंद करके रखा हुआ है। हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, सी ड्राइव, माई डेटा और emp फाइल। तो ये जो मेरा पाथ है, ये वाला पाथ है, सी ड्राइव में माई डेटा के अंदर emp, तो इतना पाथ हमको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो चलिए देते हैं, सी ड्राइव /माई डेटा /emp.csv, ये मैंने ऐसे दे दिया। इसका एंटर किया तो देखिए df नाम से एक हमारा डेटा फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं जब df को प्रिंट करूंगा तो देखिए emp id हमारा सारा नेम, एज, सिटी, सैलरी, ये सब कुछ आ गया। क्लियर है। यहाँ चूंकि मैंने emp id, नेम, एज, सिटी वहाँ आपके सामने दे दिया था, इसलिए यहाँ पर देखिए इसके जो कॉलम के जो पहली रो है हमारी CSV फाइल की, जो पहली रो है वो हमारी हेडिंग बन जाती है, या कह लीजिए कॉलम नेम बन जाती है डेटा फ्रेम में। और चूंकि emp id यहाँ पर दे के रखी हुई है, इसके बावजूद भी रो इंडेक्सेस हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पर बनकर आ जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम डेटा को रीड करते हैं तो रो इंडेक्सेस हमारी ऑटोमेटिकली बन जाती हैं, बिकॉज दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ डेटा फ्रेम। तो अब हम इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके देखते हैं। मान लीजिए मैं उस फाइल में, जो ये हमारी फाइल थी emp. इसमें से मैं ये इस रो को हटा देता हूँ, मैं इस वाली रो को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मान लीजिए इसमें हेडिंग है ही नहीं, हेडिंग यहाँ पर है ही नहीं, तो उस केस में अगर मैं इस तरीके से रीड करूंगा और फिर मैं df को प्रिंट करूंगा, तो देखिए हमारी जो पहली रो थी ये वाली, अब पहली रो बन गई, ये हेड, ये एक्चुअली क्या बन गई, कॉलम नेम बन गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कॉलम नेम बन गए, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन केस अगर आपके CSV फाइल में हेडिंग्स ना हो, उस केस में हम हेडिंग खुद भी दे सकते हैं। क्लियर है। तो उसको कॉल करने के लिए, मतलब उसको यूज करने के लिए हम कैसे करेंगे कि जो हमने CSV फाइल को यहाँ पर दिया है उसी के साथ हम कॉमा करके नेम्स दे देते हैं, नेम्स इक्वल टू,
और यहाँ पर जिस तरीके से रोल हमारा था, पहला एम्प्लॉय आईडी था, वो हमने यहाँ पर दे दिया लिस्ट के फॉर्म में। पहला दे दिया हमने EMP ID, कॉमा, दूसरा दे दिया हमने, सॉरी ये सिंगल कोट में दे देते हैं नहीं तो और जगह घेरेगा, EMP ID, कॉमा, फिर उसके बाद है नेम, कॉमा, फिर उसके बाद है एज, कॉमा, उसके बाद है सिटी, कॉमा, उसके बाद है सैलरी। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने दे दी। तो अब देखिए जब ये इंपोर्ट होगा तो हेडिंग नेम के साथ होगा। DF को मैं जब प्रिंट करूँगा तो देखिए हेडिंग नेम आपको दिखाई दे रही है। यहाँ जब बिना नेम के कॉल मतलब कोई भी नेम नहीं दिया तो इसने क्या किया, पहली रो को हेडिंग बना दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ देखिए आपकी जो डेटा है वो 102 से शुरू हो रहा है, कि स्किप करके ले रहा है। तो हेडिंग लाने के लिए फिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर ये नेम्स इक्वल टू, और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने कॉलम्स हैं, हर कॉलम का क्या नाम है, तो आप वो नाम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इस तरीके से भी दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नाम भी नहीं देना है और हमको डेटा भी पूरा चाहिए, तब आप एक काम और कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर दीजिए हेडर इक्वल टू नन। अब आप DF को देखिए, आपका डेटा भी आपका 101 से शुरू हो रहा है, पहली लाइन हमारी हेडिंग नहीं बनी, लेकिन कोई हेडिंग नहीं आई। तो ये आपके ऊपर है कि अगर हेडिंग है तो वेल एंड गुड, हेडिंग नहीं है तो आपको हेडिंग देनी है तो आप ये वाला फॉर्मेट उठाइए, और अगर आपको हेडिंग नहीं है और नहीं भी देनी है तब आप ये वाला फॉर्मेट उठा लीजिए। तो आपका जो CSV से डेटा को पाइथन में कैसे लाएं, ये आपने भली प्रकार देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लाइंस को ही हमको CSV फाइल से रीड करना है, सारी लाइंस को नहीं रीड करना है। तब हम कैसे करें, जरा हम अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। ये हमने पढ़ा, ये देखा। अगर मुझे CSV फाइल से कुछ मीन्स चूजन लाइंस को ही लाना है और सारी लाइंस को नहीं लाना है, तो हम इसमें भी मतलब सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करें सिलेक्शन। इसके लिए आपको लिखना है, मान लीजिए हेडर भी नहीं चाहिए आपको, हेडर छोड़ दीजिए, है ना, हेडर इक्वल टू नन, और कॉमा करके आपने दे दिया n रोज इक्वल टू 4। तो आपने शुरू की 4 लाइनें आपको ये मिल जाएगी। DF में देखिए अब आपको शुरू की 4 लाइनें मिल जाएगी। ये n रोज जो पैरामीटर है क्या करता है, शुरू से आपको 4 लाइंस रिटर्न कर देगा, या आपने जो भी यहाँ पर दिया है 3, 2 जितनी भी आपको लाइंस चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है। और जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसी CSV फाइल होती है जिसमें जो कॉमा की जगह कुछ और होता है, मतलब या तो सेपरेटर में आपको इंटरजेक्शन का साइन दिया होगा या सेपरेटर में कुछ और कैरेक्टर दिया हो, तब उस केस में आप कैसे रीड करेंगे। तो वहाँ पर बस आपको खाली एक इस तरीके से लगाना पड़ता है, SEP इक्वल टू, सॉरी पहले इसको नीचे लाइए, और SEP इक्वल टू सिंगल कोट में मान लीजिए आपको ये सेपरेटर है और कॉमा, तो इस पे एंटर करते से ही आपको वो डेटा आ जाएगा। चूंकि इसमें सेपरेटर यहाँ पर कॉमा ऑलरेडी है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन आप बस खाली ये फॉर्मेट समझ लीजिए कि अगर सेपरेटर कॉमा की जगह कुछ और हो तो आप ये वाला प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे ऐसे ले लेता हूँ, तो आप उसमें इस तरीके से SEP इक्वल टू जो भी आपका कैरेक्टर है उसको आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं, ये फॉर्मेट भी चलेगा। चूंकि मेरी इस फाइल में सेपरेटर कॉमा है, इसलिए मैं इसका यहाँ पर प्रयोग नहीं करूँगा। तो इसको मैं हटाता हूं फिलहाल। अब हम पीछे आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो ये देखा आपने CSV फाइल को कैसे हम रीड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर CSV फाइल में क्या दे कर रखा हुआ है, ये इंटरजेक्शन का साइन। तो इस इंटरजेक्शन कॉमा नहीं है यहाँ पर, इंटरजेक्शन का साइन है, तो उसको रीड करने के लिए आप देखिए यहाँ पर अलग से एक SEP यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को ले जाना, डेटा फ्रेम से CSV फाइल में डेटा को कैसे ले जाएं ये देखते हैं हम लोग। तो आपको ध्यान है पिछले चैप्टर में हमने एक
मैंने एक स्क्रिप्टिंग बना के रखी थी, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वहाँ से डेटा फ्रेम आपका ये देखिए, ये इतने सारे डेटा फ्रेम्स हैं, इसको मैं रन कर देता हूँ तो ये डेटा फ्रेम्स हमारे प्रोग्राम में आ जाएंगे। मैंने DF5 को देखा, ये वैल्यूज़ हैं। इन वैल्यूज़ को मुझे ले जाना है किसी CSV फाइल में, नई CSV फाइल में ले जाना है। और इन वैल्यूज़ में CSV फाइल में मैं कॉमा नहीं रखूँगा, मैं कॉमा की जगह @ का प्रयोग करूँगा। तो इसको मैं कैसे लिखूँ, देखिए इसके लिए मैं लिखूँगा DF5 डॉट टू CSV, इसका जो फंक्शन है वो टू CSV, और ब्रैकेट के अंदर मैं वो पाथ दे दूंगा जहां पर मैं इसको इस फाइल को बनाना चाहता हूं। ठीक है, मैं वो पाथ दे दूंगा। तो पाथ मैं अपना वही ले लेता हूं, C ड्राइव में // और माई डेटा था वहां पर // और इस फाइल का मैं नाम क्या रखना चाह रहा हूं, मैंने रखा मान लो data.csv, data.csv। इसको मैंने बंद किया और साथ ही साथ मैं इसमें सेपरेटर कॉमा नहीं देना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं सेपरेटर के रूप में इसमें रखूँगा हैश, तो मैं सिंगल कोट में हैश इसको पास कर देता हूँ। अब मैं इसको एंटर जब करूँगा तो देखिए DF5 का डेटा हमारा कहाँ चला गया, data.csv नाम से। तो अब मैं उस लोकेशन पे जाऊँगा जहाँ पर देखिए देखिए ये बन गई data.csv। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करूँगा तो देखिए ये जो डेटा जितना भी था, ये वाला जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ गया। यहाँ पर थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा कर देता हूँ मैं। ओके, देखिए ABC जो हमारे कॉलम थे वो हैश के साथ अलग हो गए, 0 1 2 3 सब हैश के साथ अलग हो गए। यहाँ पर जो हमारे कॉलम के नेम है वो भी डेटा के फॉर्म में आ गए। जो हमारा रो का नेम था, जो रो इंडेक्स थी वो भी हमारी इसमें डेटा के फॉर्म में आ गई। इस तरीके से हम रीड कर सकते हैं। अब इसी डेटा के फाइल को जहाँ पर हमारा सेपरेटर मीन्स हैश है, उसको हम कैसे रीड करेंगे वो हम यहाँ पर अभी रन करके देख लेते हैं। जो हमारा पीछे का जो स्लाइड थी, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ स्लाइड। ये पीछे की स्लाइड में जहाँ पर हमारा सेपरेटर कॉमा की जगह कुछ और हो, तो अब हम लोग इस पर चलाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए चलाकर देखते हैं। इसके लिए आपको क्या लिखना है, ऊपर वाला ये, इसको मैं यहाँ से ऐसे राइट डाउन कर लेता हूँ और माई डेटा में था ये data.csv और हेडर नन रख रहा हूँ, एन रोज और कॉमा करके मैंने सेपरेटर हमारा क्या है यहाँ पर सिंगल कोट में हैश और एन रोज 4 ना करके मैं इसकी सारी रोज को मुझे पढ़ना है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हेडर नहीं चाहिए मुझको कोई। ये देखिए DF करके जब मैं प्रिंट करूँगा तो इस तरीके से रीड करके दे दिया उसने, है ना। तो इसको भी इसने डेटा बना दिया, जो हमारे यहाँ पर इंडेक्सेस थी उसको भी इसने डेटा बना दिया और जहाँ मैच नहीं कर रहा था वहाँ नाम दे दिया। तो हेडर चूंकि मैंने नन कर रखा है इसलिए यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली जो बाय डिफॉल्ट पाइथन ने जो जनरेट किया वो दे दिया। ये वाला जो था, जो हमने फाइल को राइट करते समय जो हमारे यहाँ पर इंडेक्सेस थे वो वहाँ जाकर डेटा में तब्दील हो गए, इसलिए यहाँ पर एक नई रो बन गई। तो इसको हम जब चाहे तब छाट भी सकते हैं। यहाँ से इस वाले रो को हम डिलीट कर सकते हैं, जो हमने पीछे अभी पढ़ा था कि डेटा फ्रेम पे हम किसी रो को कैसे ड्रॉप या डिलीट करें। ठीक है, तो वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग में बड़े अच्छे से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। ये था हमने किस प्रकार से डेटा फ्रेम से CSV में डेटा को भेजा। अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स और SQL डेटाबेस के बीच में डेटा ट्रांसफर। तो इस चैप्टर में हम लोग अब ये सीखेंगे कि SQLite 3 लाइब्रेरी के द्वारा हम लोग SQL की टेबल से डेटा को कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम SQLite 3 को समझते हैं। ये लाइब्रेरी जो है SQLite 3, ये पाइथन के साथ इनबिल्ट आती है। इसको हमें अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके पाइथन के साथ आती है। बस हमें क्या करना है कि जैसे हमारा MySQL होता है, Oracle होता है, उसी तरीके से एक SQLite डेटाबेस होता है जिसको हमें डाउनलोड करना है। ये अलग से एक टूल है जो आपको पाइथन से अलग डाउनलोड करना है, जिस पर हमारी सारी टेबल्स वगैरह डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर होंगी। और वो स्टोर करने के लिए आपको ये जो आपको लिंक दे रखी है, आप प्रेजेंटेशन डाउनलोड करके इस पर डायरेक्ट चले जा सकते हैं, या आप इसको यहाँ से देखकर टाइप करके URL से ला सकते हैं। आप देखिए मैंने यहाँ पर खोल के रखा हुआ है, कहाँ गया, अच्छा वो मैंने बंद कर दिया, रुकिए 1 मिनट। यहाँ पर गए और www.sqlite
ये देखिए ये आ गई। यहाँ से मैंने इसको डबल एंटर किया तो आपके सामने ये देखिए खुल गए। आपको यहाँ पर विंडोज़ के लिए ये वाला, ये तो DLL है, इनको डाउनलोड मत करिएगा, ये वाला डाउनलोड करिएगा। ये इसको जब आप डाउनलोड करेंगे 1.68 MB की है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये जिप फाइल के फॉर्म में आपको दे देगी, आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है और अभी मैंने इसको रखा हुआ है ये डिस्क में, माई डेटा के अंदर मैंने इसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ। ये देखिए ये 3 फाइल इसमें मेन रहती है और हम काम करेंगे इस SQLite 3 पर। ये तो SQLite 3 पर काम करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर मुझे कोई डेटाबेस बनाना तो मैं लिखूंगा .open mydatabase.db। तो ये इसने माई डेटाबेस बना दिया। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर एंटर किया मेरा पीछे से कि माई डेटाबेस नाम से .db नाम से एक डेटाबेस तैयार हो गया यहाँ पर। तो आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो .open आप लगाएंगे। आपको यहाँ देखना है कि कौन कौन से कमांड चल सकते हैं। आप .help करके आप इस पर देख सकते हैं कि कौन कौन से कमांड यहाँ पर चल सकते हैं। ये ठीक है, इस SQLite पर वो सारे कमांड चलते हैं जो SQL के कमांड्स हैं, वो सारे इस पर चलते हैं। ये भी एक प्रकार से नॉर्मल डेटाबेस ही है अपना। क्लियर है? तो इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आ रहा हूँ। इसको जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप जो काम करेंगे इसमें SQLite प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे, जैसा कि अभी मैंने आपको करके बताया, और उस पर सारे SQL कमांड्स आपके रन हो जाते हैं जो MySQL पे रन होते हैं। अब डेटा फ्रेम से SQL डेटा फ्रेम में डेटा कैसे हम लोग SQL डेटाबेस में कैसे हम लोग डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक आपका जो यहाँ पर एक डेटा फ्रेम बना हुआ है जिसके अंदर इतना सारा डेटा है, इसको आपको कहाँ भेजना है, एक नए डेटाबेस में भेजना है ना। तो डेटाबेस का नाम मान लीजिए ये new.db वहाँ पर बना रखा हुआ है। तो इसको कैसे भेजें हम लोग, डेटा फ्रेम में जो हमारा डेटा है इसको कैसे भेजें। तो हम पहले एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, हम पहले एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं। मान लीजिए यही डेटा फ्रेम हम तैयार करते हैं, ये DF5। हम अगर यहाँ पर देखें DF5 तो यही चीज़ है। इसको मैं डायरेक्ट उधर टेबल पे भेजता हूँ, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना पड़ेगा import SQLite 3 as SQ। ये किया। पांडाज मेरा ऑलरेडी है ही है, मतलब इम्पोर्टेड, इसीलिए डेटा फ्रेम आ रहा है। तो SQLite को इम्पोर्ट करने के बाद अब मुझे बनाना है कनेक्शन। तो मैंने बनाया कॉन इक्वल टू SQ.connect ब्रैकेट, देखिए SQ.connect। अब वो मुझे पाथ देना है जहां पर मेरा डेटाबेस बना हुआ है। तो मेरा डेटाबेस जो new.db है, या मैंने अभी बनाया था mydatabase.db, ये देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया था mydatabase.db, mydatabase.db। मैं इसी में ही भेजता हूँ, mydatabase.db में ही भेजता हूँ, तो कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। तो C ड्राइव, माई डेटा के अंदर SQLite नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने बनाया है mydatabase.db। इसको मैंने बंद कर दिया। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं, बंद कर दीजिए। आपका ये कनेक्शन देखिए इस्टेब्लिश हो गया। अब मुझे इस DF5 की वैल्यू को भेजना है SQL। तो उसके लिए क्या कमांड है आपका, df5.toSQL। तो मैं लिखूंगा df5.to_SQL और इसको भेज दूंगा मैं किस नाम से। मान लीजिए मैं टेबल का नाम रखूं TBL, टेबल का नाम मैंने रखा TBL, और कॉमा करके कनेक्शन का नाम क्या है, CON। तो देखिए ये जो मैंने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, इस कनेक्शन में इस टेबल नाम से हमारी एक SQL बन जाएगी जिसमें ये वाला डेटा रहेगा। देखिएगा ये वाला डेटा है ना। तो मैं इसको ऐसे एंटर कर दिया। अब ये जो मेरा डेटा फ्रेम का डेटा था ABC और ये वाला पूरा, ये चला गया मेरा डेटाबेस में। अब मैं डेटाबेस की तरफ जाता हूँ। ये यहाँ पर अब मैं इसको चलाकर देख लूँ कि मेरा डेटाबेस में ये आया कि नहीं आया। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, क्योंकि मेरी डेटाबेस ओपन है ये, तो मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम क्या नाम दिया था मैंने,
एक बार देख लूँ, मैं नाम भूल गया मैंने क्या दिया था, TBL और सेमीकोलन लगाया, एंटर किया। देखिए आपको ये डेटा यहाँ पर दिख रहा है जो मेरा वहाँ डेटा था। गॉट इट? तो इस प्रकार से हम किसी भी डेटा फ्रेम का डेटा इस SQL में भेज सकते हैं। कैसे भेजा? सिर्फ हमने SQLite 3 को इंपोर्ट किया, एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जहां पर मेरा डेटाबेस रखा हुआ है, और फिर मैंने डेटा फ्रेम के साथ ToSQL फंक्शन का प्रयोग करते हुए एक TBL नाम की टेबल बना दी और उसके साथ कनेक्शन को पास कर दिया। इस प्रकार से हमारा डेटा जो कि डेटा फ्रेम में था वो हमारे SQL में चला गया। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मैंने डेटा को भेजा। अब उस टेबल में से डेटा को वापस मुझे, मतलब जो SQL का डेटा है उसको मुझे वापस से पाइथन में लेकर आना है, इस जगह लेकर आना है, किसी डेटा फ्रेम के फॉर्म में लेकर आना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। कनेक्शन यहाँ पर हमने बना के रखा ही हुआ है, कनेक्शन हमारा CON नाम से बना ही हुआ है, तो कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। SQLite 3 को हमें इंस्टॉल करने की इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं एक नया DF बनाता हूँ, DF न्यू नाम से एक डेटा फ्रेम बनाता हूँ इक्वल टू। अब इसमें मैं करूंगा pd.read, यानी पांडा के थ्रू pd.read_SQL। ये फंक्शन है SQL से डेटा को पाइथन में लाने के लिए। यहां पर मैंने कमांड चलाया select star from TBL और सेमीकोलन लगा के मैंने ये डबल कोट्स बंद किया, और इसके बाद मैंने कनेक्शन पास कर दिया। किस कनेक्शन के थ्रू? CON के थ्रू। ये मैंने ऐसे एंटर किया, तो देखिए DF न्यू नाम से मेरा एक डेटा फ्रेम तैयार हो गया। अब मैं DF न्यू को जब प्रिंट करूंगा तो देखिए वही डेटा जो मेरा SQL में है वो यहाँ पर अब आ गया। तो हमने इस छोटे से एक एक्टिविटी के जरिए ये देखा कि कैसे हम अपने डेटा फ्रेम के डेटा को SQL में ले जाते हैं और उस SQL के डेटा को हम कैसे रीड करके वापस से पाइथन में लेकर आते हैं। अब आपके सामने ये डेटा आ गया। अब आप चाहो तो इस इंडेक्स वाले को यहाँ से डिलीट कर दीजिए, सिर्फ आपके पास जो पहले का ओरिजिनल डेटा था वो बचा रहेगा। ये एक एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है कि आपको जब भी डेटा फ्रेम में लेकर आते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स तैयार हो जाता है, इसलिए एक रो एक्स्ट्रा आ जाती है, कॉलम एक एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसको आप बाद में डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने डेटा फ्रेम पढ़ रखा हुआ है। तो वापस से आते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन पे। ये देखिए, ये भी हम लोग अभी जस्ट करके देखा कि कैसे हम उधर से लेकर आते हैं डेटा को SQL से। अब हम देखते हैं डेटा फ्रेम्स में प्लॉटिंग करना। डेटा फ्रेम की प्लॉटिंग कैसे करें, मतलब आप लोगों ने पाई चार्ट्स देखे होंगे, डिफरेंट चार्ट्स देखे होंगे, अपने डेटा का विजुअल फॉर्मेट देखा होगा कि पाई चार्ट में बना है या बार ग्राफ में बना है, किस तरीके से बना है। तो इसको इंस्टॉल करना, मतलब इसको यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मैटप्लॉटलिब मॉड्यूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं, इसको तो मैं क्विट कर देता हूँ। SQLite से क्विट करने के लिए .qit ये आपने क्विट कर दिया। CMD खोला आपने, आपको पिप कमांड चलाना है, तो पिप इंस्टॉल, और आपका जो मॉड्यूल था वो था मैटप्लॉटलिब, इसको आपने इंस्टॉल किया। नेट कनेक्ट होना चाहिए तभी वो शुरुआत होगी। देखिए नेट कनेक्ट है तो ये हमारा मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल होना शुरू हो गया। धीमे धीमे अभी ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो डेटा फ्रेम्स के डेटा हैं उनको हम विजुअल फॉर्मेट में कैसे लेकर आए। ठीक है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा तो अभी पता पड़ जाएगा। जब भी आपको किसी डेटा फ्रेम पे काम करना है और उसके डेटा के ऊपर आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है तो आपको क्या करना है, इंपोर्ट matplotlib.pyplot, उसका एक ऑब्जेक्ट आपको लेना है एज PLT, ये इसका नेम स्पेस बन गया। फिर आपने एक डेटा फ्रेम तैयार किया, डेटा फ्रेम आपका बनाया होगा, बस उसमें आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट, काइंड आपने रखा बार कि हमको बार के रूप में चाहिए, x इक्वल टू एज, मतलब इसके x एक्सिस पे क्या रहे एज ये वाला, और y एक्सिस पे क्या रहे सैलरी ये वाला। तो ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लेकर एक आपका चार्ट तैयार कर देगा। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से चार्टिंग करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते देखें, यू आर यूजिंग पिप वर्जन, हाउएवर वर्जन इज अवेलेबल, यू शुड कंसीडर अपग्रेड वायर। ठीक है, हम इसको अपग्रेड नहीं करते हैं, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इसको मैंने बंद किया और हम वापस से आते हैं अपने पाइथन पर। मैंने पाइथन ओपन किया फिर से। यहाँ पर सबसे पहले मुझे करना है इंपोर्ट
मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT। उसके बाद मैंने एक यहाँ पर डेटा फ्रेम बनाकर रखा हुआ था जो बताया था आपको पहले कि def नाम से, इसको मैं रन कर देता हूँ यहाँ पर और इसको बंद कर देता हूँ। एक और देखता हूँ मैंने बनाकर रखा हुआ है Ctrl+O, यहाँ पर वेरिएबल फॉर डेफिनेशन, ये डेटा फ्रेम, ये इसको मैं रन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर dt फी करके देखूंगा तो मेरे पास ये इस तरीके का डेटा है। मैं इसके ऊपर चार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने किया import SPLT। अब मुझे dt फी पर बनाना है अपना ये प्लॉट। उसके लिए मैंने क्या लिखा, dt फी डॉट प्लॉट ब्रैकेट काइंड इक्वल टू बार कॉमा x इक्वल टू 2015 कॉमा y इक्वल टू 2017। मैं इन दोनों ईयर्स में एक प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ, मैं इसे चार्ट बनाना चाह रहा हूँ। मैंने इस पर एंटर किया, ये देखिए सक्सेसफुल हो गया। अब मुझे PLT डॉट शो करना है, PLT डॉट शो। ये देखिए ये चार्ट आ गया। 2017 और 2015 के बीच में जो चार्ट है वो उस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट हो गया। तो जो आप एक्सेल पे चार्ट बनाते थे वो आप यहाँ पर भी आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे दोबारा से। तो डेटा फ्रेम के थ्रू आप प्लॉटिंग मीन्स चार्ट बना सकते हैं, डिफरेंट तरीके के चार्ट्स बना सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिए और इसको आपको 12th में और ज़्यादा अपग्रेड करके बताया जाएगा। तो ये था हमारा डेटा फ्रेम से डिफरेंट जगह पे डेटा को ले जाना, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो SQL हो, या चाहे वो प्लॉटिंग हो, किसी भी तरह हम इस डेटा फ्रेम के डेटा को लेकर जा सकते हैं। तो हमारे और आगे के अध्याय को पढ़ने के लिए आप लोग प्लीज़ हमारे ब्लॉग को फॉलो करिए pythontrends.wordpress.com। और जितने भी ये वीडियोस बन रहे हैं इनको आप लाइक करिए, शेयर करिए और जितना प्रचार प्रसार हो सके इसको आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये फ्रीली अवेलेबल है और आपके अगल बगल के लोगों की बहुत हेल्प करेगा जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस और IP लेकर रखा हुआ है। तो मेरा नाम संजीव भदौरिया है। इसी के साथ अगले चैप्टर तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।